हाय, वेलकम टू द बैक बेंचेस वे। और थंबनेल देख लिया होगा। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट डी ट्रिपल एस बी टी जी टी सोशल साइंस एग्ज़ाम, जो कि स्केड्यूल्ड है प्रोबेबली लेट ऑफ सितंबर। ठीक है, तो रफली हमारे पास कितने दिन है? रफली देखा जाए तो 40 डेज़, नियरली 40 डेज़ है हमारे पास। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। स्विच टू 1.5x। ठीक है, अभी जितना टाइम बचा सकते हो बचाओ, यूज़ इट एफिशिएंटली। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो दिस इज़ अबाउट मी। आई हैव गिवन, आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर टी जी टी एस एस टी इंटरव्यू के वी एस में 2022 में, जो भी लास्ट हुआ था। आई वाज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू। बाकी देख सकते हो। ठीक है, मेन चलते हैं सीधे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो क्या हम इसमें देखने वाले हैं? पहला, विल बी सीइंग मेरी मार्कशीट, जो भी एक डी ट्रिपल एस बी की और के वी की। सेकंड, विल बी सीइंग बुक्स और रिसोर्सेज। सी, माई पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज नेवर अबाउट बुक्स या रिसोर्सेज। सबको पता है, वही घिसा पिटा, यू नो, एन सी आर टीज़, ये वो। ठीक है, बट मैं जो लार्जली फोकस करने वाला हूँ दैट इज़ अप्रोच, कि क्या डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, यू नो, ऑफ 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 क्लियरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, मेन पर्पस तो हमारा वही है। ठीक है, थर्ड, विल बी टॉकिंग अबाउट फोमो। फिर देखेंगे एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी क्या, मतलब मेन होनी चाहिए। एंड देन देखेंगे कि कैसे, देर इज़ भेड़ चाल दैट इज़ गोइंग ऑन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, वो थोड़ा बहुत उस पर बात करेंगे। एंड लास्टली प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट क्रेडिबिलिटी। आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर के वी एस इंटरव्यू। ये मेरा ऑफ़र लेटर है, इंटरव्यू कॉल लेटर है बेसिकली। सो ये देख सकते हो। एंड सेकंड जो मैं बात करूँगा दैट इज़ पी जी टी के मार्क्स। सो आई गिव दिस एग्ज़ाम ऑफ पी जी टी इंग्लिश मेल, और पोस्ट कोड देख सकते हो। एंड दीज आर माई मार्क्स। ठीक है, सो 66 इन पार्ट 1, जो कि आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड, मतलब इन द सेंस कि मैं बस गया और दे दिया बेस्ड ऑन माई लॉजिक, सिंपल। ठीक है, जो भी लॉजिकल रीजनिंग थी, बेसिक जो नॉलेज है, फाउंडेशनल नॉलेज, बस मैंने उसके बेसिस पे अटैम्प्ट किया था। एंड सेकंड ये था। सो ओवरऑल स्कोर मेरा 170 था, 66 इन पेपर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, सो पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट बुक लिस्ट, जो भी बेसिक रिसोर्सेज हैं। बहुत ही ब्रीफली मैं इसको डिस्कस करूँगा। फर्स्ट, जो भी फाउंडेशनल नॉलेज तो जो तुम्हारी बनेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन एन सी आर टीज़। ठीक है, जो हर कोई बोलेगा, और उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द ऑल दैट यू हैव टू डू फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, कौन सी क्लासेस की करनी है? 6 to 10th। ठीक है, 11 12 भी कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम, बट हार्डली अभी 40 50 डेज़ बचे हैं, तो 6 to 10th मेनली इसी पे फोकस करना है। ठीक है, इसमें लगभग अराउंड 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स ही आएंगे, और उनके पीछे भागने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, यू हैव टू स्कोर कितना? अराउंड 140, क्योंकि थोड़ी बहुत वैकेंसीज भी कम है, तो 140 इज़ अ वन, इनफैक्ट 135 इज़ अ सेफ स्कोर। ठीक है, 135। ठीक है, अगर इसमें हम 70 प्लस मान के चलते हैं, ठीक है, इन पार्ट 1, तो लगभग कितना, 65 to 70 स्कोर करना है हमें सेकंड पार्ट में। ठीक है, विच कैन बी विच इज़ डूएबल। ठीक है, वन थिंग जो मुझे आई हैव अ एडवाइस फॉर यू ऑल, वो है रिगार्डिंग दिस बुक विच इज़ अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, रंजन चक्रवर्ती। ठीक है, तो लार्जली जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एन सी आर टीज़ आर सफिशेंट, बट अगर पढ़ना है तो एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है। ठीक है, दैट यू कैन डू।
सेकंड जो है दैट इज़ रंजन चक्रवर्ती, इसको बहुत ही सिलेक्टिवली करना है, ठीक है। सिलेक्टिवली मतलब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, देन व्हाट एल्स, यूनिफिकेशन है, ठीक है, नाजिज्म, फासिज्म, ये बेसिक इनिशियल आई थिंक 3 से 4 चैप्टर्स में है। उसमें से भी व्हाट यू हैव टू डू इज़ बहुत ही सिलेक्टिवली यू हैव टू शॉर्टलिस्ट द फैक्ट्स, बस यू हैव टू शॉर्टलिस्ट फैक्चुअल नॉलेज फ्रॉम दिस बुक। हार्डली एक एक चैप्टर भी करोगे तो 2 घंटे, रफली 1.5-2 घंटे में यू कैन, मतलब 1.5 घंटा भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, अराउंड 1.5 आवर में यू कैन फिनिश वन चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक है। तो रफली अगर एक दिन लेके बैठोगे तो 7-8 घंटे में यू विल बी डन विद दिस बुक। इसमें से शॉर्ट लॉस एक और दिन ले लो तो 2 दिन मैक्स 3 डेज में बहुत सारे कोर फैक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे इस बुक में से, एंड दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई। अब देखो मेन बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में, अबाउट हाउ यू हैव टू अप्रोच दीज एनसीईआरटीज, ठीक है। पहला, व्हाट आई फोकस इज रोट लर्निंग। आई नो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना, राइट, ठीक है। हमेशा से ना मुझे ऐसा लगता था कि रट्टा मारना गलत होता है, कि इससे एग्ज़ाम पास नहीं होता। बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, भाई रोट लर्निंग इज़ ऑल यू नीड टू क्लियर द एग्ज़ाम्स। बट क्या सिर्फ ये सफिशेंट है? आई वुड से नो, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब इसमें और इसमें एक हेल्दी बैलेंस बनेगा ना, मैजिक हैपन्स, ठीक है। तुम किसी एक भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नीदर इग्नोर रोट लर्निंग और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जब इसका हेल्दी मिक्स होगा ना, ओनली देन यू कैन, मतलब तुम्हारा एक बेसिक फाउंडेशन बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स में और देखेंगे। ये जो फाउंडेशनल नॉलेज बनेगी ना, दैट विल लीड टू व्हाट यू कैन से इज़ बिल्डिंग ऑफ लॉजिक्स, बेस्ड ऑन विच हम लॉजिकल एलिमिनेशन लगा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। लॉजिकल एलिमिनेशन, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 के लिए आई विल सिंपली से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब इसमें, मतलब इफ़ यू नीड कि मैं इस पर डिटेल कुछ बना दूँ तो जस्ट कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी हम लोग इसमें लार्जली हम पार्ट 2 पे फोकस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेन आते हैं अप्रोच पे, ठीक है। फर्स्ट इज़ बेसिक इंस्टिंक्ट। बेसिक इंस्टिंक्ट मतलब एक कहावत है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि भाई क्वेश्चन देख के ना फील आ जाती है कि भाई क्या आंसर आएगा, ठीक है। वो ऑप्शंस जो होते हैं कि भाई एक इंस्टिंक्ट होता है कि दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर, ठीक है, दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर। वो होता कैसे है? इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, सेकंड एक्सपीरियंस और मल्टीपल रिविजन्स। बस ये जब 3 चीज़ें मिल जाती हैं ना, दैट हेल्प्स यू डेवलप इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। वो जो फील आ जाता है ना कि भाई ये होगा आंसर, दिस इज़ ऑल डेवलप्ड बाय इंस्टिंक्ट्स। और ये इंस्टिंक्ट क्यों आएगी? एक्सटेंसिव प्रैक्टिस और एक्सटेंसिव रिविजन्स के बाद, ठीक है। सो नॉलेज, प्रैक्टिस और सिंप्लिसिटी, वो हम इस पे और बात करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये कुछ PYQ है, इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, दिस इज़ PYQ, ठीक है। ये 21 का पेपर है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो दिस इज टॉकिंग अबाउट ट्रीटी, सम ट्रीटी और कोई पैक्ट, ठीक है।
प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, प्योरली नॉलेज, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। एक और देखते हैं, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल, मतलब बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखोगे, वर्सेल ट्रीटी रीड्रू द बॉर्डर ऑफ यूरोप, ठीक है। सिंपल समझोगे ना, कोई भी ट्रीटी, मतलब अगर तुमने 2-3 बार रीडिंग दी है एनसीईआरटी की, और ये जो मतलब आई हैड ऑलरेडी सेड कि जो बेसिक फाउंडेशन बनेगी ना, उसी पे ही तुम्हारा लॉजिकल अप्रोच डेवलप होगा। विदाउट, अगर तुम सोचोगे कि भाई विदाउट रीडिंग और एनसीईआरटीज़ के तुमने नहीं रिविजन्स लगाए हैं और मेरा लॉजिकल रीजनिंग ऐसे ही डेवलप हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अगर तुम पहला ऑप्शन पढ़ोगे, वर्सेल ट्रीटी रीड्रू दी बॉर्डर ऑफ यूरोप, बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब पढ़ते से ही तुम्हें पता चल जाएगा दिस इज़ करेक्ट। ये जो 231 है ना आर्टिकल, ये नॉलेज बेस्ड है, तो इस क्वेश्चन को बोलेंगे हम नॉलेज प्लस लॉजिक, ठीक है। थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से दिस क्वेश्चन, रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, प्योरली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स चेक हो रही हैं, ऑल्दो एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स से दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पूछ रहा है। दीज रॉक्स आर डेंसर हार्डर देन द ओरिजिनल प्रोटोलिथ, दीज रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, कॉन्ग्लोमरेट इज़ अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सिंपल देखोगे एनसीईआरटी में कॉन्ग्लोमरेट के बारे में कहीं पे भी गिवन नहीं है, मतलब जब भी हम इग्नियस और सेडिमेंट्री और ये सब रॉक्स का डिवीजन पढ़ते हैं, कॉन्ग्लोमरेट इज़ नेवर गिवन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको एलिमिनेट करोगे तो थर्ड भी गया, थर्ड गया, थर्ड गया, फर्स्ट ऑप्शन, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज़ एक्सप्रेस्ड इन, सिंपल प्योर लॉजिक, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, किसी में भी एक्सप्रेस तो भाई किसी में भी कर सकते हैं, इवन केल्विन में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में पूछ रहा है। सिंपल प्योर लॉजिक, नहीं भी पता है, मतलब वैसे तो ये पता होना चाहिए, बट अगर मान लो नहीं भी पता है, जम्मू कश्मीर कैसे हो सकता है? थोड़ा सा भी अगर तुमने मैप देखा है, राइट, तो लार्जली जो रिवर्स निकल रही हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? मेनली यूपी से, मतलब अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होगा भी तो हिमाचल प्रदेश में होगा या उत्तराखंड में होगा, जम्मू कश्मीर नो, सिक्किम नो, सिक्किम कैसे होगा, राइट। सबको पता है कि नॉर्थ इंडिया से ही रिवर्स इमर्ज होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स पूछ रहा है, बेसिकली मेघालय में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो पन्ना, मानस, सिमलीपाल, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होगा ना तो नौकरेक और सिमलीपाल में होगा, दीज टू ऑप्शंस, ठीक है। बट प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं तो स्किप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, डेक्कन प्लेट्यू इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स, ठीक है। इनमें से डेक्कन प्लेट्यू में से कौन सा नहीं आता है, राइट। सिंपल समझो, अगर तुमने बेसिक रीडिंग मारी है तुम्हें पता होना चाहिए कि नर्मदा से नीचे का रीजन बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू में आता है, ठीक है। तो अगर उससे नीचे का आता है तो महाराष्ट्र आएगा, आंध्र आएगा, कर्नाटक आएगा, गुजरात कैसे हो सकता है? सिंपल, राइट। ये देखो, नेशनल पार्क और स्टेट्स पूछे हैं, प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें पता है तो पता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किससे बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, या जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो कैसे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बेसिकली यही क्वेश्चन है। ओवर पॉपुलेशन पे करेगी या अंडर पॉपुलेशन पे करेगी, इसमें सोचना क्या है, दोनों पे ही। सी, हिस्ट्री या कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, किसी भी इवेंट के होने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल रेपरकशंस हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी इवेंट ऐसे ही नहीं होता, राइट, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स होते हैं, इनफैक्ट सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, ठीक है, पॉलिटिकल, उसके इम्प्लीकेशंस या फिर रेपरकशंस भी मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल पूछ रहा है कि भाई पॉपुलेशन थ्योरी किस पे क्या डिपेंड करता है, तो दोनों पे डिपेंड करेगा, राइट, ठीक है। अगेन ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अनइवननेस, अगेन
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, मतलब या फिर अनइवननेस कैसे डिसाइड करेंगे। अनइवननेस भाई बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंट कंट्रीज़, बिल्कुल सही बात है, अनइवननेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ होगा। साउथ एशिया इज़ द मेजर, हाँ ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा बहुत भी अगर लॉजिक लगाओगे तो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ ही सबसे ज़्यादा बैकवर्ड होंगी। सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कंट्रीज़ है ना, वही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यूरोप, अमेरिका, ये सब मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में आता है, ठीक है। अगर एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में आता है तो ऑब्वियसली बात है इनकी पॉपुलेशन भी लगभग स्टेबल होगी, राइट। सो साउथ एशिया ऑब्वियसली बात है पॉपुलेटेड होगी, तो प्योर लॉजिक। उसके बाद विच मिनरल रिसोर्सेज है नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक सिंपल है। देखो कुछ क्वेश्चंस में ना हमेशा ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस में यू डोंट हैव टू फाइंड द राइट आंसर, you don't have to find the right answer, you have to eliminate the wrong options। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। देखो समझाता हूँ, जैसे मैंगनीज, सिंपल सा अगर तुमने समझा होगा मैंगनीज इज़ अ मेटल, ठीक है, अगर बेसिक पढ़ा होगा तो सबको पता होगा, ठीक है। लेट्स से प्लेटिनम, तो यार एड्स वगैरह में देखते रहते हैं एडवर्टीजमेंट में कि भाई प्लेटिनम की ज्वेलरी ले लो, ठीक है, ये सब। तो ये क्या है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ज्वेलरी मेटल की बनी होगी, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अगर जो कन्फ्यूजन होगा ना वो लार्जली क्रोमियम और एस्बेस्टॉस में होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भी रीडिंग मारी है, दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, बट हो सकता है तुम्हारी रीडिंग थोड़ा सा होगी तो तुम वहाँ पे लॉजिक से भी मार सकते हो, ठीक है। सो फाइंड दी मतलब यू डोंट हैव टू फाइंड दी राइट ऑप्शन, एलिमिनेट दी रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं कॉटनोपोलिस। बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सी सिटी कॉटनोपोलिस होती है, ठीक है। सिंपल अगर लॉजिक देखोगे तो प्योरली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है वो कॉटन पे हुआ है। अब बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि लार्जली जो मिल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ थे, गुजरात। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता है तो तुम्हें ये पता होगा कि जोग्राफ़ी में जो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वो लार्जली महाराष्ट्र और गुजरात है, तो ऑब्वियसली बात है। अब तुम ऑप्शंस देखो, कोलकाता कैसे हो सकता है, चेन्नई तमिलनाडु में कैसे हो सकता है, पटना बिहार में, अगर भाई इतना ही होता तो बिहार बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता, इंडस्ट्रियली रिच होता, जो कि नहीं है। ऑब्वियसली बात है महाराष्ट्र गुजरात में से कौन सा आएगा, मुंबई, ख़त्म, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फैक्टर्स, अगेन फैक्टर्स, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया है कि बहुत सारे दे दिए। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ अगर देखोगे तो ये सारे ही फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि यू हैव टू फाइंड दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। होंगे सारे ही सही बट बेस्ट कौन सा है, ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल। तो अगर देखोगे तो फॉर एग्जांपल ग्रीनरी दे रखा है, कैसे होगा ग्रीनरी, ठीक है। पॉपुलेशन कैसे फैक्टर हो सकता है, रूरल सेटलमेंट कैसे फैक्टर हो सकता है। यही एक ऑप्शन है जिसमें दोनों ही करेक्ट है या रिस्पॉन्सिबल है या दोनों ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। शुगर केन इज़ नॉट ग्रोन, शुगर केन कहाँ नहीं होता है, राइट। थोड़ा सा भी अगर जोग्राफी में पढ़ा होगा तो शुगर केन वाटर इंटेंसिव है, मतलब वाटर इंटेंसिव मतलब सबसे ज़्यादा पानी लगता है इसको ग्रो करने में, राइट। तो ऑब्वियसली बात है नॉट ग्रोन पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है ये लार्जली ऐसे रीजन्स में होगी। अगर इंडिया का मैप पता होगा, बेसिक जोग्राफी बेसिक देखी होगी तो जनरली एलुवियल सॉइल जहाँ पे पानी होगा वहाँ प्रोडक्शन होगा। हिमाचल प्रदेश इज़ अ हिली रीजन, कैसे होगा। कर्नाटका दो हो सकता है, ठीक है, गुजरात होता है, हिमाचल प्रदेश इज़ अ हिली टेरेन, यहाँ कैसे प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखो नेक्स्ट या भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, सिंपल सी पता होगी अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़ में देखा होगा या फिर मुझे तो अपनी 7th 8th क्लास की लाइक मतलब क्लास अभी तक याद है कि मैम ने ऐसा ऐसा बताया था, ठीक है। तो बेसिक अगर तुमने देखा होगा या अगर तुमने एनसीईआरटी की 1 2 रीडिंग मारी होगी तो तुम्हें पता चल गया होगा कि भाई इसमें बेसिकली क्या होगा। यहाँ एक और चीज़ अगर देखोगे तो यहाँ पे गैस लिखा हुआ है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैसे हो सकता है, गैस लिखा हुआ है तो टेक्नोलॉजिकल कैसे हो सकता है, गैस लिखा हुआ है तो फिज़िकल कैसे हो सकता है, ठीक है, दिस कैन ओनली बी केमिकल, ठीक है, सिंपल लॉजिक, नहीं भी पता है तो
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आर रेस्पॉन्सिबल, अगेन कॉजेज, ठीक है, मेंडरिंग हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, फॉल्टी मतलब नेगेटिव ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली बात है तीनों ही फैक्टर्स होंगे फ्लड्स के, ऑल ऑफ द अबव, सिंपल, राइट। तो आई होप मतलब इतने एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई मतलब पढ़ते वही सब हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना कूल माइंडसेट, कितना बेसिक तुम अपनी नर्व्स कंट्रोल करके एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट पे मैं बात करूँगा, दैट इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब किस मतलब किन पर्सपेक्टिव्स में ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो बहुत सारे कोर्सेज, एडटेक इंडस्ट्री बहुत बूम पे है, राइट, नए नए कोर्सेज, नए नए लेक्चर्स, नया नया मतलब सब इमर्ज हो रहा है, राइट। प्रॉब्लम इससे नहीं है, प्रॉब्लम इसके इम्प्लीकेशन जो है उससे है, दैट इज़ इन्फोडेमिक। मतलब इतना सारा कंटेंट, इतने सारा मार्केटिंग ब्रांडिंग, मतलब वही कंटेंट को अलग अलग नाम से, मतलब ये हैंडआउट्स, वो हैंडआउट्स, ये मटेरियल, वो मटेरियल, ये फ़्लो चार्ट, वो फ़्लो चार्ट, है ना, अलग अलग मतलब मार्केटिंग गिमिक्स करके तुम्हें वही सेम कंटेंट को अलग अलग नाम से दिया जाएगा, राइट। इससे क्या हो रहा है ना, दिस इज़ क्रिएटिंग इन्फोडेमिक एंड इन टर्न दिस इज़ क्रिएटिंग फोमो, कि भाई मैं नहीं पढ़ूँगा तो यार मेरा नहीं होगा, है ना, मेरा दोस्त तो मतलब पीयर्स, मेरा दोस्त तो इससे ले रहा है, इसका हो जाएगा, है ना, मेरा दोस्त तो ये नोट्स पढ़ रहा है या ये लेक्चर देख रहा है तो यार उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। वी वॉट मतलब इसके क्या सिंपल इम्प्लीकेशन होते हैं, सिंपल इम्प्लीकेशन ये होगा कि तुम्हारा जो बेसिक रिसोर्स है एनसीईआरटी, यू विल मिस आउट ऑन दिस, तुम इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, व्हाट इज़ ह्यूमन नेचर, नई नई चीज़ों की तरफ भागना, राइट। जो बोरिंग चीज़ है ना, जो बोरिंग चीज़ है उसी को तुम इग्नोर करोगे, दैट इज़ ह्यूमन नेचर। मतलब एक्साइटमेंट, मतलब नए नोट्स का, नए लेक्चर्स का, ये देख लो, वो मैराथन, मतलब ये सारी चीज़ें, इससे क्या हो रहा है ना, मतलब आई होप मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। फिर जैसे करंट अफेयर्स, मतलब एक एग्जांपल है, अभी मैं ऐसे ही कुछ ही ग्रुप वगैरह में देख रहा था, पीपल आर पता नहीं फालतू का डिस्कस कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर कहाँ से करें, या ये कहाँ से करें, ये वो, मतलब ये करंट अफेयर, वो करंट अफेयर, कितना आ रहा है, 2 साल का आ रहा है, 5 साल का आ रहा है, 50 साल का आ रहा है, यार मतलब एक बात बताओ, इफ़ यू हैव सीन दी जो पेपर हो रहे हैं, मैक्सिमम कितना क्वेश्चन आ रहा है, एक, मैक्स दो, या मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन, उसके ऊपर पगलाए हुए हैं 3 क्वेश्चन के ऊपर कि भाई करंट अफेयर कहाँ से करें। मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट, कोई सेंस नहीं बनता है जब, मतलब तुम इससे बढ़िया यार, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे मैथ्स में 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट, तुम यार उसमें मेहनत कर लोगे तो तुम्हारे 18 बन जाएंगे, राइट। लेकिन अगर तुम करंट अफेयर के पीछे भागोगे, और करंट अफेयर अगर तुम 1.5-2 साल का करके भी जाना चाहोगे, कितना टाइम लगेगा, एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ उसको करने में लगेंगे, राइट। यही 10 to 15 डेज़ अगर तुम मैथ में, थोड़ा थोड़ा रीजनिंग में, थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश, जो भी तुम्हारे वीक एरियाज़ हैं उसमें लगा दोगे, यू कैन एब्सोल्युटली टेक अ जंप ऑफ 10 to 15 क्वेश्चंस। दिस इज़ द थिंग आई वांट टू talk about. So the approach is to be very efficient in your methods, efficient in your methods, सब वही कर रहे हैं, द प्रॉब्लम इज़ किस वे से कर रहे हो, हाउ is the question, right? Question is not about what, question is not about what, it is about how it is done, या how is it to be done, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तीसरी चीज़ इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मैं बात करूँगा ना, शेपर्ड मेंटेलिटी, थोड़ी बहुत वही भेड़ चाल, कि मतलब ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये नोट्स, वो नोट्स, ये मैराथन, वो मैराथन, शेपर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल, ठीक है। इसके मतलब क्या एक्चुअल में होना चाहिए, दैट इज़ इंडिविजुअलिज्म, मतलब सबका एक जो अप्रोच होता है ना, जो अप्रोच होता है, दैट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब सबकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, सबकी वीकनेसेस अलग हैं,
सब हम सबका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, तो सबकी एक वन बॉक्स अप्रोच कैसे हो सकती है? ठीक है, वन फिट ऑल अप्रोच तो नहीं हो सकती। ठीक है, किसी को हिंदी, कोई हिंदी बैकग्राउंड का होगा, कोई पीसीएम बैकग्राउंड का होगा, कोई कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का होगा, राइट? किसी की इंग्लिश वीक होगी, किसी की हिंदी वीक होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पर्सनली जैसे देखा जाए तो हिंदी थोड़ी सी वीक है, राइट? और थोड़ा सा क्वांट वीक है, बिकॉज मैंने कभी इनकी किया नहीं। वीक नहीं है, आई हैव नेवर प्रैक्टिस, मतलब आई एम आउट ऑफ टच, राइट? तो मुझे लगता है मेरे थोड़ा सा मतलब इसी में मैं थोड़ा सा एवरेज आउट कर जाता हूँ, वरना मेरा स्कोर मतलब अगर देखा जाए तो पार्ट वन में 75 प्लस आराम से जा सकता है इफ़ आई डू क्वांट। ठीक है, बट मैंने कभी मतलब इन पे फोकस किया नहीं एग्ज़ाम्स पे, तो मतलब जो भी है। ठीक है, सो अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेसेस देखो। ठीक है, मैथ्स नहीं आ रहा है मैथ्स करो, हिंदी नहीं आ रही है हिंदी करो, इंग्लिश नहीं आ रही है तो इंग्लिश करो, राइट? फोकस ऑन योर एरियाज़, अपने अंदर झांक के देखो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। वो जो पर्सनल टच, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी या जो भी तुम्हारा अप्रोच होगी ना, दैट शुड बी वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन योर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या एजुकेशनल बैकग्राउंड या अपब्रिंगिंग। मतलब अगर मैं पूरा बोलूँ तो योर अपब्रिंगिंग विल डिसाइड कि जो प्रेजेंट की अप्रोच है वो क्या होगी, राइट? सो भेड़ चाल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी सी एग्जाम वॉल स्ट्रैटेजी पार्ट वन की अगर देखा जाए तो रीजनिंग है, कॉन्टेक्ट, मतलब इसी सीक्वेंस में एग्ज़ाम आ रहा है डी का। तो रीजनिंग है, तो रीजनिंग प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन उठाओ या जो भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं लगा दो सारे मॉक्स। जीएस अगेन, मतलब इसके बारे में तो क्या ही कहें, बहुत ही रैंडम आता है, मतलब प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अगर तुम्हें करके जाना है पॉलिटी पर करके जाओ, बेसिक जो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ हैं बेसिक। ठीक है, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्वांट कर लोगे ना आराम से 17-18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, राइट? फिर हिंदी इंग्लिश आराम से कर सकते हो, 15-16 तो कहीं नहीं जा रहे। अगर तुम दोनों में ही एवरेज हो तो एक को अगर हिंदी में अच्छे हो तो इसमें बूस्ट करने की कोशिश करो, अगर इसमें अच्छे हो तो इसमें करो, और इसको जो भी तुम्हारा वीक है उसको एवरेज आउट कर लो कि मतलब मेरा एवरेज आ जाए एटलीस्ट। ठीक है, जैसे मैं कॉन्ट में करता हूँ कि भाई 12 से 15, मतलब 12 से 14 मैं बना लूँगा, मतलब बेसिक LCM HCF ये सब। ठीक है, बेसिक टॉपिक्स करके। सो इनपुट आउटपुट रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो, मतलब इस पे बेसिकली करना है कि भाई एफिशिएंटली मैं 1 घंटा दे रहा हूँ तो किस चीज़ में दूँ कि मेरा मैक्सिमम आउटपुट आए। बस ये चीज़ को समझ लिया ना, मतलब बहुत आगे जाओगे। ठीक है, ठीक है। अप्रोच देख लेते हैं हॉल में। देखो मेजर जो होगा ना दैट इज़ टाइम डिवीजन। 2 घंटे का एग्ज़ाम है, फोकस ऑन कि भाई मेरा 1 घंटा मैक्स टू मैक्स प्लस माइनस 5 मिनट। ठीक है, इसमें मेरा पार्ट वन हो जाए। जो सिलेक्शन होगा ना दैट विल बी बेस्ड ऑन पार्ट वन ओनली। अगर तुम मेरी भी मार्कशीट देखोगे तो पार्ट वन में ठीक स्कोर है, दैट्स वाई माई मार्क्स हैव बीन बूस्टेड टू 170। ठीक है, ठीक है। सो पार्ट वन में कोशिश करो कि भाई 70 आ जाए, अच्छा होगा कि 75 आ जाए। ठीक है, सो टाइम पे ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट क्रॉस बियॉन्ड 1 आवर 5 मिनट। ठीक है, दूसरी चीज़ मेन है तो पार्ट टू, राइट? टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही एडवाइस रहेगी, तुम्हारे 45 क्वेश्चंस जब तुम्हारे हो जाए ना, मतलब पार्ट टू की बात कर रहा हूँ, 45 क्वेश्चंस एटलीस्ट तुम्हारे हो जाने चाहिए। एंड जब तुम क्लॉक देखो वहाँ पे टाइमर उल्टा चलता है, तो वहाँ पे टाइमर जो जितना टाइम दिखाना चाहिए दैट शुड बी 30 मिनट्स। अगर तुम्हारा ये चल रहा है ना, कंफर्टेबली एग्ज़ाम कंप्लीट होगा विद, मतलब, और क्या है ना कि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं कहीं कहीं, जैसे हमने देखा कि 2-2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? वो बैलेंस आउट हो जाएगा, कहीं कहीं वन लाइनर भी आ रहा है, राइट? तो उससे बैलेंस आउट हो जाएगा। बट मतलब अगर मैं कंक्लूसिवली बोलूँ तो 45 क्वेश्चंस जब तुम्हारे हो जाने चाहिए पार्ट टू में, तो तुम्हारा 30 मिनट्स बचना चाहिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट के जो 30 मिनट्स है ना उसमें ब्रेन बहुत ही फास्ट काम करता है, एकदम मतलब लाइटनिंग स्पीड से काम करता है, राइट? सो इसमें हो जाता है बाकी, सो नो नीड टू वरी। ठीक है, इसमें जो 20% जो क्वेश्चंस आएंगे ये
आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें अगर लॉजिकल अप्रोच से हो रहा है अटैम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं, तो आई अटैम्प्ट 95% अबव, सिंपल है। जिस एग्ज़ाम में तुम्हारा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कम करो, 85% करो, ठीक है। बट इसमें 1/4 है, अटैम्प्ट 95% अबव, कुछ नहीं हो रहा है, राइट। सी, ये भी बहुत ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव किस चीज़ पे डिपेंड करेगा पता है? जो भी क्लियर करते हैं ना एग्ज़ाम्स, उनका हमेशा मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा। पता है क्यों? द सिंपल रीज़न इज़ कि उन्हें अपने ना हार्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं 15 रिवीजन करके आया हूँ, ठीक है। वीकनेस को, जो वीक एरियाज़ है उनको 15 रिवीजन, जो है मेरी स्ट्रेंथ है वो 5-7 रिवीजन, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज मतलब मैं 7-8 रिवीजन करके आया हूँ। अगर मैं 7-8 रिवीजन किसी भी चीज़ की करके आया हूँ तो आई एम कॉन्फिडेंट देन अदर्स, ठीक है, जो नहीं करके आए हैं या 1-2 बार पढ़ के गए हैं, राइट। सो अगर मैं 7-8 रिवीजन करके गया हूँ तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो डेवलप हुआ होगा, राइट। तो अगर मुझे अपने हार्डवर्क पे क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस है, तो आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज माई अटेम्प्ट्स, ठीक है। दैट इज़ द ओनली एडवाइस। तो सब्जेक्टिव इसीलिए होता है कि बहुत लोग डर के मारे कम अटेम्प्ट करते हैं, तो उन्हें अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है। बट आई वुड से अगर तुमने बहुत अच्छे, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं सारा करके गया हूँ एंड मैं मॉक टेस्ट भी लगा लिया हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर लिया हूँ, मैं सब PYQ वगैरह सब करके गया हूँ, अटेम्प्ट मैक्सिमम, ठीक है। 20% क्वेश्चन मैंने बता दिया, इस पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक लगाओ, लग रहा है तो ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है छोड़ दो, ठीक है। लास्टली माई सोल एडवाइस वुड बी, भाई सिंपल चीज़ है, फियर और फोमो, ठीक है। ये लार्जली बहुत ही डीमोनाइजिंग वर्ड्स हैं आज के मतलब कॉन्टेक्स्ट में। डीमोनाइजिंग मतलब इनके बारे में बहुत बोला जाता है कि भाई बी फियरलेस। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है, जो तुमसे फियर करवा सकता है ना वो कोई और चीज़ नहीं करवा सकती, राइट। कॉन्फिडेंस अपनी जगह ठीक है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, बट व्हेन यू हिट दिस फियर ना, और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ व्हाट, मिसिंग आउट ऑफ सक्सेस, कि भाई आसपास मेरे पीयर सेलेक्ट हो गए या बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, राइट। इसको अगर तुम पॉजिटिवली लोगे ना, इट शुड नॉट टर्न इनटू फियर साइकोसिस। साइकोसिस मतलब कि भाई तुम्हारे दिमाग पे ये ना, मतलब एकदम वो नहीं हो जाना चाहिए कि तुम सब थकार के बैठ गए, राइट। जब ये फियर साइकोसिस में कन्वर्ट होता है, दैट्स द प्रॉब्लम। बट अगर तुम फियर को बहुत ही पॉजिटिवली इंटरनलाइज करोगे कि भाई आगे निकल रहे हैं, आई ऑल्सो हैव टू डू दिस, मेरे को भी करना है, ठीक है, तो फिर मैजिक हैपन्स। सब कुछ अपनी जगह, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, अप्रोच, सब कुछ ठीक है, बट लास्टली जो आता है ना, योर पैशन या जो भी तुम्हें लाइफ में करना है, दैट इज़ ड्रिवन बाय फियर, राइट। सो आई थिंक दिस वुड बी माई सोल एडवाइस। बाकी अगर कुछ भी आई थिंक मेरे से छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट, मतलब नीचे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सो अगर कुछ भी होगा तो यू कैन मैसेज मी ऑन दैट, ओके। सो सी यू इन दी नेक्स्ट, थैंक्स।